नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको चीन के ऐसे डरावने वीडियो दिखाएंगे जिसमें नई महामारी वाली दहशत है। चीन के अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइन लगी है। शमशान घाट पर अलर्ट जारी है। लोगों के चेहरे पर मास्क और आंखों में मौत की दहशत है। और सवाल है, क्या चीन फिर कोई कोरोना जैसा वायरस दुनिया को देने वाला है? इसके बाद एक कुंजी दिल्ली की सर्दी में अचानक बढ़े सियासी तापमान पर, जिसकी वजह पीएम मोदी और केजरीवाल के बयानों वाले कीवर्ड्स हैं। आज पीएम मोदी ने दिल्ली में आपके लिए आपदा और कट्टर बेईमान जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसका जवाब केजरीवाल ने कैसे दिया, आपको वो दिखाएंगे। वैसे आज पीएम मोदी ने दिल्ली वालों को एक बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट भी दिया है। उन्होंने 1675 परिवारों को अशोक विहार इलाके में बने स्वाभिमान अपार्टमेंट के फ्लैट्स की चाबी सौंपी है। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने अपने लिए शीश महल नहीं बनाया, बल्कि गरीबों के लिए फ्लैट बनवाए हैं। फिर एक राजनीतिक कुंजी महाराष्ट्र पर भी खोलेंगे, जहां फडणवीस पर विरोधियों के द्वारा अचानक से तारीफों वाली पुष्प वर्षा की गई है। सामना में उन्हें मसीहा बताया गया है और सुप्रिया सुले ने भी उनकी तारीफ की है। लेकिन इस हृदय परिवर्तन में कौन से संकेत हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने गुरुवार को ही 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इस फैसले के खिलाफ दोषियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। एक बड़ी खबर यह भी है कि भारत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है और इस मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने पर सहमति बन सकती है। टीवी 9 को मिली खबर के अनुसार रूस किसी मित्र देश में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग चाहता है और इस लिस्ट में भारत उसकी पहली पसंद है। और एक बुरी खबर क्रिकेट के मैदान से, जहां सिडनी टेस्ट में भारतीय टीम सिर्फ 185 रन पर ऑल आउट हो गई। विराट कोहली सिर्फ 17 रन बना सके, जबकि रोहित की जगह टीम में आए शुभमन गिल ने 20 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर 9 रन बना लिए हैं। तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक ऐसी खबर जो आप सभी न्यूज मित्रों को चिंता में डाल देगी। तो सवाल यह है कि क्या चीन दुनिया को फिर कोरोना जैसी कोई नई महामारी देने वाला है? क्या चीन एक नए वायरस को लेकर फिर इस दुनिया से कुछ छिपा रहा है, जैसा उसने कोरोना में किया था? और इन सवालों की वजह है चीन के अलग अलग शहरों से आए कुछ ऐसे वीडियो जिसमें लोगों की आंखों में दहशत है, मरीजों से भरे हुए अस्पताल हैं और ऐसे दावे हैं जो आपको चिंता में डाल सकते हैं। कोरोना के 5 साल बाद चीन में फिर एक बार नए वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैला है और इससे जुड़े एक नहीं बल्कि कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें अस्पतालों की स्थिति ऐसी है कि मरीजों के पैर तक रखने की जगह नहीं है। जितने भी लोग वहां मौजूद हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों ने मास्क लगाया है। कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनकी सांस फूल रही है और ये तस्वीरें बिल्कुल कोरोना की याद दिला रही हैं, जिस बीमारी ने पूरी दुनिया में 7 लाख से ज्यादा जिंदगियां छीन ली। और अब सवाल ये कि क्या वैसा दौर एक बार फिर चीन लाने वाला है? बताया जा रहा है कि चीन में जो लोग इस नए वायरस से ज्यादा संक्रमित हैं, उनमें बुजुर्ग और छोटे बच्चे हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसे बहुत खतरनाक बताया जा रहा है और दावा यह किया जा रहा है कि यह नया वायरस बिल्कुल कोरोना की तरह हवा से फैल रहा है। हालांकि जिनपिंग की सरकार और उसका प्रशासन अब तक इस वायरस को लेकर कुछ भी साफ साफ नहीं बता रहा और यही उसने कोरोना के वक्त भी किया था।
जिस वायरस को लेकर चीन पर सवाल उठ रहे हैं उसका नाम HMPV है, यानी ह्यूमन मेटालोमावायरस, जो एक आरएनए वायरस है। दावा है कि चीन के अलग अलग शहरों में ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और इसके लक्षण बिल्कुल कोरोना जैसे हैं। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कोरोना में वायरस सीधे सीधे फेफड़ों पर अटैक करता था, ठीक वैसे ही इस वायरस में भी फेफड़ों में संक्रमण हो रहा है। जैसे कोरोना में शुरुआत में खांसी और बुखार होता था, वैसे ही इसमें खांसी और बुखार पहले लक्षण के तौर पर दिख रहे हैं। जैसे कोरोना एक से दूसरे में फैलता है, वैसे ही ये वायरस भी संपर्क में आने से बढ़ता है। जैसे कोरोना ने पूरी दुनिया के अस्पतालों में लोगों की लाइन लगा दी थी, वैसी ही तस्वीर अब चीन में दिख रही है, जहां मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती ही जा रही है। और जिस तरह कोरोना ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली, ऐसा ही डर अब चीन में भी है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि चीन के सभी शमशान घाट को अलर्ट कर दिया गया है। चीन की इस स्थिति को देखकर अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या जिनपिंग और चीन फिर कोई बड़ा सच छिपा रहे हैं? क्या कोरोना की तरह चीन फिर WHO और दुनिया से कोई झूठ बोल रहा है? जैसे कोरोना वायरस के वक्त चीन ने इस सिर्फ एक मामूली निमोनिया बताया था, लेकिन जब ये वायरस चीन से निकला और दुनिया में फैला तो इसके 70 करोड़ केस आए और 7 लाख से ज्यादा मौत भी हुई। और आशंका है कि चीन अब इसके मॉडल को इस वायरस में भी अपना रहा है, क्योंकि HMPV वायरस को भी चीन ने सिर्फ एक मामूली निमोनिया बताया है, लेकिन इसके बाद भी उसने अपने अस्पतालों और शमशानों को अलर्ट कर दिया है। चीन में इस नए वायरस की वजह से कैसे लोगों में दहशत है, इस पर आप एक रील देखिए, फिर ये बताएंगे कि आपके लिए खतरा कितना ज्यादा है। वैसे कुछ दावों में यह भी कहा जा रहा है कि चीन मौजूदा वक्त में वायरस की एक फैक्ट्री बन चुका है, जहां नए नए वायरस पैदा हो रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि चीन की ऐसी स्थिति इसलिए भी है क्योंकि उसके शहरों पर एक नहीं बल्कि 4 वायरस ने एक साथ अटैक किया है, जिनमें HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस तो है ही, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा A, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और कोरोना भी शामिल हैं, जिसने नए नए केस अभी तक चीन में सामने आ रहे हैं। वैसे इस नए वायरस के लक्षण भी कोरोना जैसे ही बताए जा रहे हैं, जबकि बचाव का तरीका भी वैसा ही है। ये वायरस कितना खतरनाक है, इस पर आपको हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी सुनना चाहिए। देखिए, बचाव का तो वही एक साधन है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और हैंड वॉश या डिसइंफेक्शन। और जो एक जिनको खांसी जुकाम बुखार है उनके साथ अपने बर्तन नहीं शेयर करें, और वो आइसोलेशन में भी रहें जिससे कि दूसरे लोगों को नहीं पहुंचे। और जब वो लोग ऐसे जिनको खांसी जुकाम बुखार भी है तो वो जब खांसी करें तो अपने पे रुमाल से ढके मुंह, जिससे कि उनकी जो निकलने वाले कीटाणु हैं वो बाहर दूसरे को ना मिल सकें। तो खुद का भी बचाव रखना है, दूसरे को भी अपने इन्फेक्शन से बचाना है, ये एक विषय है। ये तो बात हो गई चीन की, लेकिन कोरोना जैसे इस नए वायरस से आपको कितना डरने की जरूरत है और भारत में रह रहे लोगों के लिए ये कितनी बड़ी चिंता की बात है, इसे भी समझ लेते हैं। सोशल मीडिया पर चीन में कोरोना वायरस जैसे नए वायरस के संक्रमण का दावा किया जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई है, लोगों की हालत खराब है, लेकिन अब तक खुद चीन ने किसी भी वायरस की पुष्टि नहीं की है और इसे सिर्फ निमोनिया बताया है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, यही स्क्रिप्ट चीन ने दुनिया को कोरोना के वक्त भी सुनाई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी अब तक चीन के इस नए वायरस पर कुछ नहीं कहा है। लेकिन आपको याद दिला दें, कोरोना में भी WHO की भूमिका सवालों के घेरे में थी। इसके अलावा एक और जरूरी बात यह कि HMPV वायरस के संक्रमण के केस अब तक दूसरे देश में नहीं मिले हैं। वैसे हमें यकीन है कि चीन में नए वायरस की स्थिति पर भारत सरकार की भी नजर जरूर होगी। वो एक जानकारी हासिल करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। इसीलिए भारत सरकार इस पर अगर कोई अलर्ट जारी करती है तो फिर आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। फिलहाल तो इस दहशत का सामना इस वक्त चीन के लोग ही कर रहे हैं। सत्ता में राजनीतिक खबरों की आइए शुरुआत करते हैं, और इसकी शुरुआत हम दिल्ली से करते हैं, जहां भारी कोहरे के बीच भी नेताओं ने राजनीतिक निशाना लगाने में कोई चूक नहीं की है।
धुंध के कारण सुबह विजिबिलिटी थोड़ी कम थी, लेकिन राजनीतिक विजिबिलिटी में कोई कमी नहीं थी और इसी वजह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों दिन भर अपने एक दूसरे को टारगेट करते रहे। राजनीतिक हमलों का राउंड पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया और जवाब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया। अगर दोनों तरफ के राजनीतिक हमलों वाले वर्ड्स की बात करें तो पीएम मोदी के शब्द कुंजी में शीश महल, आपदा, कट्टर बेईमान, घोटाला, चोरी और सीना जोरी जैसे शब्द थे, जबकि अरविंद केजरीवाल की शब्द कुंजी में करोड़ों के हवाई जहाज, बीजेपी में आपदा, गरीबों के दुश्मन, पीएम मोदी के भाषण, दिल्ली के साथ धोखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। दरअसल दिल्ली में अगले कुछ दिनों में चुनाव का ऐलान होना है। उससे पहले आज पीएम मोदी ने दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने दिल्ली के अशोक विहार में बने 1,675 फ्लैट्स भी लोगों को सौंपे। खास बात यह है कि ये शानदार फ्लैट्स उन लोगों को मिले हैं जो पहले यहाँ झुग्गियों में रहते थे। अशोक विहार में लोगों को फ्लैट की चाबी बांटने के बाद यहीं पर पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर चुन चुन कर हमले किए और आपको संकेतों में आपदा कहकर संबोधित किया। पीएम ने कहा कि हर गली कहती है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। इस चुनाव के लिए उन्होंने नारा दिया कि आपदा को हटाना है, बीजेपी को लाना है। आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए पीएम ने यह भी कहा कि वो भी शीश महल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने 10 वर्षों में 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर दिया है। पीएम मोदी के ये हमले आम आदमी पार्टी को काफी चुभे, इतने ज्यादा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के हर हमले का जवाब चुन चुन कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि आपदा बीजेपी में है, जहां ना सीएम का चेहरा है, ना कोई एजेंडा है, सिर्फ गुंडा राज है, और आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो मकान दिए वो नर्क से भी बदतर हैं, ये गरीबों के दुश्मन हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी की ये रैली बीजेपी के लिए चुनावी ऑक्सीजन है तो आम आदमी पार्टी के लिए नया फ्रंट। अब तक बीजेपी आम आदमी पार्टी से हौले हौले लड़ रही थी, लेकिन आज पीएम मोदी के हमले से यह तय हो गया कि दिल्ली में चुनावी मुकाबला काफी उत्तेजक होने वाला है। हृदय से आभार व्यक्त करें ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते, ये आपदा वाले रहेंगे तो भविष्य में दिल्ली को और भी विकराल स्थिति की तरफ ले जाएंगे।
केजरीवाल ने इतना काम किया, उसके सामने लंबी लकीर खींचते थे, केजरीवाल छोटा बच्चा था। लोग आपकी वाह वाह करते। आपको मुझे गाली 39 मिनट तक आपको गालियां देने की जरूरत ना पड़ती अगर आप कुछ काम करके दिखाते प्रधानमंत्री जी। भाजपा सरकार 70 साल की आयु के ऊपर के बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना के दायरे में ले आई है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बेटा दिल्ली के बुजुर्गों की कितनी सेवा करना चाहे, लेकिन आपदा वालों ने दिल्ली के बुजुर्गों को उस सेवा से वंचित कर दिया है। फायदा नहीं ले पा रहे। आपदा वालों का स्वार्थ, आपदा वालों की जीत, आपदा वालों का अहंकार आपके जीवन से वो ज्यादा बड़ा मानते हैं। अगर दिल्ली के व्यक्ति का फायदा, आम आदमी का फायदा केंद्र सरकार की योजना से होता है, हम केंद्र की योजना लागू कर देंगे। हम इस चक्कर में नहीं करता तेरी योजना मेरी योजना, तेरी योजना मेरी, हम इस राजनीति में नहीं पड़ते। वो लोग कह रहे हैं हमारी योजना लागू नहीं की। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से इतर दिल्ली में जिन लोगों को ये फ्लैट मिले हैं वो आज के दिन को शायद ही कभी भूलें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन नए बने 1675 फ्लैट्स की चाबियों ने लाभार्थियों को सौंपी गई हैं, वो C2+ स्लम पुनर्वास परियोजना के तहत बनी है। इस प्रोजेक्ट के तहत हर फ्लैट के निर्माण पर खर्च किए गए 25 लाख रुपए में से पात्र लाभार्थियों को केवल 7% का भुगतान करना होगा, यानी करीब 1,72,000 रुपए में से 25 लाख की लागत वाला फ्लैट मिल जाएगा, वो भी दिल्ली में। इस वक्त मैं दिल्ली के अशोक विहार इलाके में जेलर वाला बाग में मौजूद हूं, जहां सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि झुग्गी में रहने वाले, स्लम में रहने वाले लोगों के लिए EWS स्वाभिमान फ्लैट्स बनाए गए हैं। उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह आपको फूलों से सजी हुई फूलों की लड़ियां दिखाई दे रही होगी। प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया है। कई 3 ब्लॉक इसमें बनाए गए हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां झुग्गी वहां मकान। इस योजना के तहत इन फ्लैट्स को बनाया गया है। बहुत खुश हैं कि झुग्गी में से हम लोग महल में आ गए। हम लोग बहुत खुश हैं, जितना नहीं चाहिए उतना हम लोग खुश हैं। कभी सर सपना नहीं देखे थे कि हम लोग झुग्गी से और महल में आ जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हमें उस सपने को साकार किए और आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जो कहें वादा किए वो पूरा किए हैं, उनकी लाख लाख शुक्रिया। उन्होंने वादा किया था, अपना वादा कायम कर दिखाया। उन्होंने कहा हम जहाँ झुग्गी वही मकान, हम आपको मकान दिलवा के रहेंगे। आज हमारा सपना मोदी मकान ने जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। हमें झुग्गी निकाल के महल में रख दिए। वो मतलब ये चीज बोले थे, जिन लोग को बाकी है भी उन लोग को भी दिलाएंगे, उन लोग को भरोसा दिलाना, और हम लोग को भी मिल गया। हम लोग भी बहुत ही खुश हैं। ये लोग की बोले निराश मत होना, दिलाएंगे सबको। जिसका थोड़ा चीज मतलब बाकी है उन लोग को भी दिलाएंगे। जो स्वाभिमान फ्लैट्स बने हैं उसमें अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आप देखिए कि फ्लैट है B002। आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है स्वाभिमान अपार्टमेंट्स के। जगह जगह इस तरह से सजावट आपको दिखेगी। ये तस्वीरें देखिए, जैसे आप स्वाभिमान फ्लैट्स में एंटर करेंगे, एक छोटा सा ड्राइंग रूम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ड्राइंग रूम से सटा हुआ अगर आप यहाँ देखें तो एक किचन है। किचन में अगर आप देखें तो यहाँ पे सिंक वगैरह, नल सब लग के तैयार हैं, बिल्कुल रेडी टू लिव इन फ्लैट है। इसके साथ ही अगर दिल्ली में फ्लैट राजनीति के अलावा सावरकर के नाम पर कॉलेज की आधारशिला रखने पर राजनीति हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 3 नई परियोजनाओं की शुरुआत की। दिल्ली में पहले DU का नॉर्थ और साउथ कैंपस है, अब पूर्वी और पश्चिमी कैंपस बनाया जा रहा है। इसके अलावा नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज बन रहा है। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI ने कॉलेज का नाम सावरकर के नाम पर रखने पर आपत्ति जताई है। NSUI ने कॉलेज का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की मांग की है।
वैसे दिल्ली में फ्लैट वाली राजनीति के अलावा मंदिर मजार को तोड़ने वाली राजनीति भी आज हाई वोल्टेज पर रही। दिल्ली की सीएम आतिशी ने आरोप लगाया था कि एलजी वीके सक्सेना ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया है, जिसके जवाब में दिल्ली के एलजी सचिवालय ने यह दावा किया कि उनके पास ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 फरवरी 2023 को दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 9 मंदिरों को गिराने की सिफारिश की थी। आज TV9 रिपोर्टर्स ने उन इलाकों का दौरा किया जहां के मंदिर तोड़ने की सिफारिश की गई थी। एक बार वो रिपोर्ट देखिए और सुनिए कि आज जब केजरीवाल से इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा। दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमाई हुई है। अब जो सियासत का मुद्दा सबसे ज्यादा दिल्ली में गर्म है वो है दिल्ली की जमीन पर अवैध मंदिरों को हटाने का, मंदिरों को खत्म करने का, गिरा देने का। एलजी की तरफ से एक लिस्ट जारी करके बताया गया है कि दिल्ली सरकार ने 2022 और 2023 में ऐसे 9 मंदिर आइडेंटिफाई किए जो दिल्ली में अवैध जमीन पे तरीके से बनाए गए और उन मंदिरों को हटाने के लिए एलजी के पास एक लिस्ट सौंपी गई थी। उसमें से एक मंदिर दिल्ली के पुश्ता 1 पे उस्मानपुर का है, जहां इस वक्त हम पहुंचे हैं। ये मंदिर आप देख सकते हैं, हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है। मुझे 2007 में लाए थे। 7 के बाद में मैं अपने किसी तरीके से बाढ़ में 2-3 बार अंदर बाहर करने के बाद में फिर अपना पूजा साधना का स्थान तो हमने करना ही है और हमारा कोई रास्ता नहीं, तो यहाँ पर अपने पूजा साधना का और हनुमान जी को विराज किया है। हनुमान जी के मंदिर के साथ साथ अगर मैं आपको आगे लेके चलूं तो ये एक छोटी सी इन्होंने यहाँ पे अपना कमरा बना रखा है जो इनके रहने का स्थान है, और पीछे की तरफ इनका ये कहना है कि इन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी गौशाला भी बना रखी थी, जिसको ये किसने तोड़ा है? ये डीडीए के जो है ना 3 बार आश्रम, मेरा 1 साल में 3 बार आश्रम बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। भाई साहब, ये मंदिर कब से है यहाँ पे? इसको साहब हो गया कम से कम 10 साल तो हो ही गए। 10 साल हो गए। कितने लोग आते हैं रोजाना यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने के लिए, दर्शन करने के लिए? बहुत काफी लोग आते हैं। काफी लोग आते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल चलता हुआ रोड है और रोड के ठीक जो साइड में फुटपाथ होता है, फुटपाथ के पास ही कच्चे इलाके में ये हनुमान जी की मूर्ति कुछ समय पहले स्थापित की गई। दिल्ली में अगले महीने चुनाव हैं, इसलिए ये समझ आता है कि राजनीतिक दल अति सक्रिय हैं। लेकिन महाराष्ट्र, जहां नवंबर में चुनाव खत्म हुए हैं, वहां भी राजनीतिक दलों की सक्रियता कम नहीं हो रही है, और ये सक्रियता खास तौर पर तारीफों में दिख रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी कल तक देवेंद्र फडणवीस को पानी पी पी कर कोसती थी, लेकिन आज तारीफों के फूल बरसा रही हैं। तारीफ इतनी ज्यादा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये दोनों दल फडणवीस के सहयोगी दल हैं या विरोधी दल। हैरानी इसलिए भी है क्योंकि ये तारीफ शिवसेना के अखबार सामना में छपी है और खुद संजय राउत तारीफ कर रहे हैं, जो राजनीति में जुबानी शोले बरसाने के लिए जाने जाते हैं। जबकि एनसीपी की तरफ से शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने फडणवीस की झोली भर भर कर तारीफ की है। तारीफ की शुरुआत शिवसेना के अखबार सामना से आइए करते हैं। दरअसल नए वर्ष का पहला दिन देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली में बिताया। यहां उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत की और नॉर्थ गढ़चिरौली के नक्सलवाद मुक्त होने के ऐलान किया। नए वर्ष का पहला गढ़चिरौली में दिन बिताने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने फैसले को पीएम मोदी की तारीफ के साथ जोड़ा, लेकिन असली तारीफ सामना से आई। सामना में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में एक संपादकीय लिखा गया, जिसका शीर्षक था बधाई हो देवा भाऊ। आगे लिखा गया कि गढ़चिरौली में गरीबी की वजह से नक्सलवाद बढ़ा। अब अगर मुख्यमंत्री गढ़चिरौली में इस तस्वीर को बदलने का फैसला लेते हैं तो हम उन्हें बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नया करेंगे और आदिवासियों की जिंदगी बदल देंगे। अगर गढ़चिरौली में संविधान का राज आ रहा है तो मुख्यमंत्री फडणवीस प्रशंसा के पात्र हैं। इस संपादकीय में जो 2 चौंकाने वाली बात थी, पहला ये कि देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ कहा गया। ये संबोधन अब तक सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता करते थे। दूसरा ये कि सामना में मुख्यमंत्री फडणवीस को गढ़चिरौली का मसीहा कहा गया। सवाल ये भी उठा कि कुछ दिन पहले तक देवेंद्र फडणवीस पर तीखे हमले करने वाली शिवसेना यूबीटी अचानक उनकी तारीफ क्यों करने लगी। इस पर संजय राउत ने सफाई दी और कहा कि जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ ही होगी। लेकिन तारीफों की सप्लाई यहीं नहीं रुकी। संजय राउत के बाद एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार में फडणवीस ही हैं जो दिन रात काम में लगे हुए हैं।
शिवसेना उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच 2019 से ही नहीं बन रही है, लेकिन जिस तरीके से आज देवेंद्र फडणवीस की सामना अखबार में तारीफ की गई है, उससे ये संभावनाएं भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि क्या कहीं आने वाले समय में शिवसेना उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी एक साथ मिलने तो नहीं जा रहे हैं। सामना एक अखबार है, शिवसेना का मतलब तो जरूर है, लेकिन सामना की एक परंपरा रही है, चाहे घोर विरोधी, उसने देश के लिए और राज्य के लिए और समाज के लिए अगर कोई अच्छा काम किया है तो जरूर सामना उसकी सराहना करता है, उसका अभिनंदन करता है। अभिनंदन झाले आज गडचिरोली बाबत अभिनंदन केले सामनाने तुमचं चांगला आहे, धन्यवाद। एक चीज दिख रही है कि सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला है और उसके बाद एक ही आदमी देख रहा है कि बहुत ताकत से काम कर रहा है, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस, बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है। तो सिर्फ मिशन मोड में देवेंद्र जी ही काम कर रहे हैं सरकार में, ऐसा तो दिख रहा है सब जगह, जहाँ टीवी भी कहीं देखो सिर्फ देवेंद्र जी दिखते हैं। अच्छी बात है, कुछ जिम्मेदारी ली है उन्हें, हमारी तो शुभकामनाएं उनको। विकसित महाराष्ट्र का जो संकल्प माननीय देवेंद्र जी ने किया है, उसको साथ देने का काम सामना करते रहे और अच्छे कामों की तारीफ करें। अगर हमारे हाथ से कोई गलत होता है तो गलत भी लिखें, लेकिन उन्होंने ये स्टैंड लिया है कि देवेंद्र जी अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारी सरकार का गौरव है। तो इन बयानों को समझें तो महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर में कुछ बदलाव दिख रहे हैं। शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद गुट फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के सीएम रहते हुए लिए गए एक फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए बसें किराए पर लेने का फैसला किया था, लेकिन अब फडणवीस ने उस फैसले पर न सिर्फ रोक लगाई है बल्कि उसकी जांच के भी आदेश दिए हैं। विपक्ष ने किराए पर बस लेने की योजना में 2800 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए थे। विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा था कि इस बारे में उन्हें कोई स्पष्टीकरण अब तक नहीं मिला है, जबकि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कभी-कभी मंत्रियों को बिना बताए कुछ गलत फैसले किए जाते हैं तो उसमें जांच कराना गलत नहीं है। एकनाथ शिंदे के मंत्री भरत गोगवाले ने कहा कि कुछ गड़बड़ी होगी तो सच सामने आ जाएगा। अब वक्त है आज के रिमाइंडर का, जिसे आप भारत की कूटनीति और दुनिया में बढ़ती उसकी ताकत का रिमाइंडर भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसका संबंध तो रूस और अमेरिका से है, लेकिन खास बात यह है कि इसका सेंटर पॉइंट है भारत। TV9 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि दुनिया के 2 सुपर पावर और कट्टर दुश्मन देश आपसी बातचीत और मीटिंग के लिए भारत को चुन सकते हैं। दरअसल हमारे सहयोगी मनीष झा को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन से ये जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की लोकेशन भारत में हो सकती है। TV9 भारतवर्ष को सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी ये मिली है कि भारत रूस की ओर से तैयार की गई ऐसे चुनिंदा देशों की लिस्ट में अभी टॉप पर है, जहां पुतिन आकर ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात दिल्ली में हो सकती है। अगर सब कुछ प्लान के तहत हुआ तो बहुत संभावना है कि इन 2 विरोधियों की ये हाई प्रोफाइल मीटिंग दिल्ली में किसी खास जगह पर हो। हमें जानकारी ये मिली है कि भारत में पुतिन और ट्रंप की संभावित मुलाकात को लेकर मॉस्को में चर्चा बहुत तेज है। क्रेमलिन से जुड़े कई लोग ये मानते हैं कि भारत की भूमि पर ही ट्रंप और पुतिन की ये मुलाकात सफल हो सकती है। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि रूस एक ऐसे मित्र देश की तलाश में है जहां ट्रंप से ये मुलाकात सहज तरीके से हो सके, और ऐसे में उसे भारत ही सबसे सही विकल्प नजर आ रहा है। आपको पता है कि पीएम मोदी प्रेसिडेंट पुतिन के सबसे खास दोस्त हैं। पुतिन कई मौकों पर उन्हें सच्चा मित्र कह चुके हैं, सार्वजनिक मंच से उनकी तारीफ कर चुके हैं। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती भी बहुत खास है। ऐसे में संभावना है कि पुतिन और ट्रंप भारत में आपसी बातचीत के लिए सहमत हों और भारत ही वो देश बने जो 2 कट्टर दुश्मनों की दुश्मनी को खत्म करा सके। अगर ऐसा होता है तो ये ग्लोबल कूटनीति के लिए बहुत अहम होगा और भारत के नजरिए से एक बड़ी कामयाबी होगी।
इसके साथ ही भारत का कूटनीतिक कद भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सत्ता में अब खबर क्रिकेट के मैदान की, जहां टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में विवाद वाली खबरों के बीच टेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। 6 महीने पहले T20 वर्ल्ड कप की जीत के साथ जो कप्तान हीरो था, वो आज खराब फॉर्म की वजह से टीम से आउट है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसकी असली वजह रोहित की खराब फॉर्म ही है या फिर ये ड्रेसिंग रूम विवाद का पहला असर है जो ग्राउंड पर दिखा है। सच चाहे जो भी हो, इस पूरे घटनाक्रम में क्रिकेट फैंस के दिलों में ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली वाले प्रकरण की यादों को ताज़ा कर दिया है। यानी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में 2 दशक बाद फिर एक बार कलेश है और रोहित शर्मा के बाहर होने की वजह भी यही कलेश बताया जा रहा है। हालांकि इस बड़े बदलाव के बाद भी टीम के प्रदर्शन में कोई खास बदलाव नहीं आया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया 185 रन पर ऑल आउट हो गई। लेकिन रोहित शर्मा के बाहर होने के बाद कई सवाल सिडनी से सोशल मीडिया तक ट्रेंड कर रहे हैं। क्या रोहित शर्मा अब संन्यास लेंगे और वो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल चुके हैं? क्या रोहित शर्मा के बाद कुछ दूसरे सीनियर खिलाड़ियों को भी बाहर किया जाएगा? और क्या BCCI कोच गौतम गंभीर पर भी किसी एक्शन की तैयारी कर रहा है? करोड़ों क्रिकेट फैंस और कई दिग्गज पूर्व क्रिकेटर भी इन्हीं सवालों को लेकर अनुमान लगा रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा है कि मेरे हिसाब से अगर भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई नहीं करता है तो रोहित शर्मा अब आगे टेस्ट नहीं खेलेंगे। पूर्व क्रिकेटर और कोच रवि शास्त्री भी इस बात से सहमत दिखे। लेकिन इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, रोहित शर्मा को अपनी जिंदगी के इस दौर से जूझना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि रोहित इसे यूं ही छोड़ दें। उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए काफी कुछ किया है और मुझे यकीन है कि उनमें हालात बदलने की क्षमता है। भारतीय टीम मैनेजमेंट रोहित को ड्रॉप किए जाने की बात को सीधे सीधे स्वीकार भी नहीं करना चाहता। इसीलिए जसप्रीत बुमराह ने टॉस के वक्त कहा कि हमारे कप्तान ने लीडरशिप दिखाते हुए खुद को इस टेस्ट से आराम दिया है। लेकिन इसी मुद्दे पर विकेटकीपर ऋषभ पंत ने जो कहा वो कुछ और ही इशारे कर रहा है। उन्होंने कहा, यह बहुत ही भावुक कर देने वाला फैसला है। हमने रोहित को हमेशा एक लीडर की तरह देखा है। कुछ फैसले मैनेजमेंट की तरफ से लिए जाते हैं जिसका हम हिस्सा नहीं होते। रोहित शर्मा के सवाल पर ऋषभ पंत और बुमराह के ये अलग अलग बयान ड्रेसिंग रूम में कलह का इशारा दे रहे हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर पहले भी सामने आई है कि गौतम गंभीर मेलबर्न टेस्ट की हार से गुस्से में थे और उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों से ऊंची आवाज में बात की। लेकिन अब कई रिपोर्ट्स में चर्चा है कि गौतम गंभीर के खिलाफ भी गंभीर एक्शन हो सकता है। तो हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त इतना ही। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।